नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य सदन विद्याश्रम के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सामाजिक विज्ञान की ज्ञान की गंगा का दूसरा पाठ हाजिर है, जिसका नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये, जिसका नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, इसलिए उसे कार्यपालिका के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। आइए हम उन शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं सामान्य कालीन शक्तियां। सामान्य कालीन शक्तियां या सामान्य कालीन शक्ति। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं आपातकालीन शक्ति। ये दो भाग हैं और हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। अगर मैं पहले भाग की बात करूं, जिसका नाम है सामान्यकालीन शक्तियों की, तो देखिए सामान्यकालीन शक्तियों में पहला जो भाग आता है जिसका नाम है कार्यपालिका के संबंध में। कार्यपालिका के संबंध में। दूसरा जो भाग है उसका नाम है विधायी शक्ति। तीसरा जो भाग है इसका, उसे हम कहते हैं धन के संबंध में। चौथा जो भाग है उसे हम कहते हैं न्याय के संबंध में। चौथा जो भाग है उसे हम कहते हैं कूटनीतिक शक्तियां। और जो चौथा भाग है उसे हम कहते हैं वीटो शक्ति। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के संबंध में, विधायी संबंध में, धन के संबंध में, न्याय के संबंध में, कूटनीतिक संबंध में और वीटो शक्तियां। तो ये 6 प्रकार है राष्ट्रपति की शक्तियां, वो भी सामान्यकालीन में। अगर मैं बात करूं आपातकालीन की, तो देखिए आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। उसका जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं राज्य आपातकालीन। तीसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं वित्तीय आपात। तो इस प्रकार से आपातकालीन शक्तियां भी 3 भागों में बांटी गई हैं। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात, दूसरे को हम कहते हैं राज्य आपात और तीसरे को हम कहते हैं वित्तीय आपात। तो तीसरा भाग है वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से इसके आपातकालीन शक्तियां जो हैं उसके भी 3 भाग हैं और जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं उसके टोटल 6 भाग हैं। कई बार आपका एग्जामिनर यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनाता है और पूछता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, तो ये आपको पूरा शक्तियां बतानी पड़ेगी। और कई बार ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बताइए, और कई बार ये पूछता है कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर पूछ लेता है कि कार्यपालिका शक्तियां बताइए, या धन के संबंध बताइए, या वीटो शक्तियां बताइए, या न्यायिक शक्तियां बताइए। तो इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे से प्रश्न बन रहे हैं इनमें से, और हम इन पर एक पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली शक्ति आती है सामान्यकालीन के अंदर कार्यपालिका के संबंध में। कार्यपालिका के संबंध में हमने पहले ही बात की थी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए कार्यपालिका के संबंध में उसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। आइए हम बात करते हैं कार्यपालिका के संबंध में। तो देखिए सबसे पहले कार्यपालिका के संबंध में पहली शक्ति आती है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिन्हें चाहे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। इसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास में लोकसभा में बहुमत हो।
बहुमत हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसके पीछे शर्त है। आगे की हम बात करें तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद को नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह लेगा प्रधानमंत्री की। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का गठन करता है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि मंत्री परिषद का गठन भी राष्ट्रपति करता है। उसके साथ साथ में हम बात करें आगे की, तो देखिए कि विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके अंदर राज्यपाल, प्रशासक और आयुक्तों को भी नियुक्त करता है। उसके आगे की हम बात करें तो देखिए महान्यायवादी, नियंत्रण, लेखपाल, निर्वाचन आयोग के आयुक्त या आयुक्तों को भी नियुक्त करता है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जनजाति, अन्य पिछड़ी जनजाति के विभिन्न आयोगों का भी गठन करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिका के संबंध में शक्तियां। आगे हम बात करें दूसरे की, जिसका नाम है राष्ट्रपति की विधेयी शक्तियां। तो अगर आपका एग्जामिनर यहां से पूछे कि राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर कार्यपालिका के संबंध में, तो आप बता सकते हो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, मंत्री परिषद का गठन करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है, राज्यों के अंदर किन को नियुक्त करता है, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर किन को नियुक्त करता है, महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है, नियंत्रण लेखपाल को नियुक्त कौन करता है। तो आप इन चीजों के आधार पर बता सकते हो कि राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है, किस के आधार पर नियुक्त करता है। और कई बार पूछ लेते हैं कि नियंत्रण लेखपाल को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, पूछ लेता ऑप्शन दे देते हैं कार्यपालिका के संबंध में, विधायिका के संबंध में, न्याय के संबंध में, या फिर अन्य किसी शक्ति। तो आप कह सकते हो कि कार्यपालिका के संबंध में शक्ति है। आइए हम बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम है विधायिका के संबंध में। दूसरे की बात करें हम, जिसका नाम था विधायिका के संबंध में, विधायी शक्ति। तो देखिए विधायी शक्ति की अगर बात करें तो ये जो शब्द है ये विधि शब्द से बना है, विधि शब्द से बना है, और विधि का मतलब होता है कानून। अर्थात मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति को कुछ कानून के संबंध में भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो पहली चीज है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र को आहूत करते हैं। संसद के सत्र को आहूत का मतलब होता है संसद के सत्र को बुलाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो संसद के सत्र को बुलाते भी राष्ट्रपति हैं, और उसके साथ साथ सत्रावसान, संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं, अर्थात संसद के सत्र को भंग भी करते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, पहला मानसून सत्र, बजट सत्र और शीत सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। इन सत्रों को बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है और भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। आगे की अगर हम बात करें इसके की, तो देखिए अनुच्छेद 80 के अनुसार, इसके अनुसार अगर बात करें हम तो राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं उन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब देखेंगे इन चीजों को कैसे नियुक्त करते हैं, किस प्रकार से क्या विधि है इनकी। आगे अगर हम बात करें तो देखिए
331 अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में भी ध्यान रखना इस चीज का कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होने चाहिए ये 2 सदस्य जिनको राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। आगे अगर हम बात करें इन्हीं विधायी शक्तियों के संबंध में तो देखिए 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार तो 108 की अगर बात करें हम तो इसके अनुसार क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं 108 के अनुसार, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं संयुक्त अधिवेशन की तो ध्यान रखना इस चीज का कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहला जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो बुलाया गया था पंडित नेहरू द्वारा, अर्थात मैं कह सकता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुलाया गया था, लगभग 1961 के आसपास में बुलाया गया था और वो दहेज पर बुलाया गया था। दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन था वो मोरारजी देसाई के समय बुलाया गया था और वो बैंकिंग क्षेत्रों पर बुलाया गया था। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन था वो बुलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और वो आतंकवाद पर बुलाया गया था। अगर बात करें तो 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। अच्छा, ये बुलाए गए थे उन प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान, लेकिन बुलाया गया था राष्ट्रपति के दौरान या राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए थे। आगे हम बात करें तो देखिए अनुच्छेद 123 की अगर बात करें हम तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 ये कहता है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को जरूरी किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई है तो राष्ट्रपति महोदय एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वो अध्यादेश जो है 6 माह तक लागू रहेगा। एक अस्थायी कानून है ये और 6 माह के बाद में अगर इसको आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा इसको अनुमोदित करवाना पड़ेगा। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। उसके साथ साथ में कुछ शक्तियां और भी हैं राष्ट्रपति की। अगर हम बात करें आर्टिकल 111 की तो देखिए आर्टिकल 111 के अनुसार ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता है जब तक राष्ट्रपति महोदय पर या राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं। उसके साथ साथ में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो संसद के अंदर जब रखे जाते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की परामर्श या राष्ट्रपति की सलाह लेना आवश्यक है। जैसे अगर कोई राज्य है, उन राज्यों की नाम में परिवर्तन करना है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या संचित निधि की आय व्यय संबंधित कोई कार्य है तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में रखे जाएंगे। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और उसके साथ साथ में संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं उन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। बाकी साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या लोकसभा के अंदर अगर साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आगे हम बात करें तीसरी शक्ति की जिसका नाम है न्यायिक के संबंध में। तो तीसरी शक्ति है न्यायिक शक्ति। तो यह तीसरी शक्ति जिसका नाम है न्यायिक शक्ति। अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति की तो राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्याय के संबंध में भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो देखिए पहली शक्ति की बात करें हम तो 124 अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आप ध्यान रखना 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। इसमें क्या है कि एक कोलिजियम व्यवस्था होती है, कोलिजियम व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति की जाती है। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है। आगे हम बात करें
222, अनुच्छेद 222 के अनुसार, अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय जो है वो न्यायपालिका द्वारा या मैं कह सकता हूं कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी सार्वजनिक विषय पर या संवैधानिक विषय पर किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सार्वजनिक प्रश्न है या संवैधानिक कोई प्रश्न है, उस प्रश्न पर राष्ट्रपति 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति महोदय सलाह ले तो सकते हैं, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए बाध्य नहीं है और न ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वह सलाह देने के लिए बाध्य है। तो दोनों ही बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति न तो जरूरी नहीं है कि सलाह को स्वीकार करें, मानने के लिए बाध्य हो, और मुख्य न्यायाधीश भी बाध्य नहीं है कि आपको सलाह देनी ही पड़ेगी। तो ये थी अधिकांश क्षेत्रों में न्यायिक शक्ति। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात और याद रख लेना कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की जिसे न्यायपालिका द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्रदान की गई है। तो ये सारी जो शक्तियां थी राष्ट्रपति महोदय की, वो शक्तियां थी न्याय के संबंध में, या न्यायिक शक्तियां भी इनको कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं आगे चौथी शक्ति की। तो देखिए अगली शक्ति की बात करें जिसका नाम था धन के संबंध में। अगर हम इसकी बात करें धन के संबंध में, तो आप ध्यान रखना इस चीज का कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन करता है। उसके साथ साथ में आकस्मिक निधि का भी गठन करता है। तो ये जो शक्तियां थी वो थी धन के संबंध में। अगली जो शक्ति हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अधिकांश क्षेत्रों में कूटनीतिक शक्ति। अगर बात करें कूटनीतिक शक्तियों की, तो भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशों के अंदर। देखिए कूटनीतिक शक्ति में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके साथ साथ के अंदर दूसरे देशों में प्रतिनिधित्व करते हैं, और जितने भी संधि समझौते होते हैं अन्य देशों के साथ में, भारत के अन्य देशों के साथ में जो भी संधि समझौते होते हैं, वो संधि समझौते जो होते हैं उन पर हस्ताक्षर करते हैं, या कह सकता हूं कि संधि समझौते उनके नाम के द्वारा किए जाते हैं। और उसके साथ साथ में विभिन्न देशों के अंदर जो राजदूत हैं, उन राजदूत या मैं कह सकता हूं उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के अंदर जो राजदूत होते हैं उन राजदूतों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उच्चायुक्तों को भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, वो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य जो हैं वो आपस में अगर राजदूत की नियुक्ति करते हैं तो वो राजदूत न कहलाकर वो सिर्फ और सिर्फ उच्चायुक्त कहलाते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर करें।